देखो ग्रेविटेशन में पिछली बार मैं पोटेंशियल फील्ड और ग्राफ बताया था उसका। आज हम लोग चार टॉपिक ही रह गए हैं, छोटे टॉपिक्स हैं तो समझने की जरूरत होगी। पहला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दूसरा है ऑर्बिटल वेलोसिटी, तीसरा है एस्केप वेलोसिटी, चौथा है केपलर्स लॉ। समझना है? इसके बाद भी कुछ और है बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, ग्राफ सब पढ़ लिए और इतना रिलेटेबल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कि ग्रेविटेशन पढ़ाना भी चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा जरूरत होती है। जैसे अक्सर आप लोग सुनते हैं कि मार्स मिशन, तो मून, तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, तो लगता है कि यदि ना पढ़ा जाए तो आप कहेंगे कि ये चैप्टर छूट गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेट करें प्रैक्टिकल लाइफ से तो इसमें छोड़ दूंगा मैं। ग्रेविटी का नीचे जा रहा है ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है। अच्छा, नाम क्यों पड़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब कोई और फोर्स ना लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे वो मून ही क्यों ना हो। मून का भी तो एक्सेलरेशन होगा ना, ये अर्थ है, ये मून है, घूम रहा है ऐसे, तो इसका भी एक्सेलरेशन है, उसका भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वैसे। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि उसका भी वैसे उतना ही है जितना इसका है, उतना ही है, मतलब वैसे ही निकालना होता है, चाहे वो भले ही सर्कुलर पाथ हो चाहे स्ट्रेट पाथ हो। ऐसे जैसे कोई सैटेलाइट, एग्जांपल एक ज्यादा समझ में आएगा, ये अर्थ है, कोई सैटेलाइट इसके अर्थ के बहुत करीब हो, ये आ भी सकता है एग्जाम में, बहुत पॉपुलर है। अर्थ के बहुत करीब हो कोई सैटेलाइट, वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, यदि मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, जानते हैं कितना एक्सेलरेशन है? 10 है। जो हम लोग का 10 है ना, ये वाला वही वाला है, क्योंकि करीबी वाला है, दूर जाने पे कम होगा। तो यहां 10 जानते ही थे और निकालेंगे तो 10 आएगा, क्योंकि वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है। बस अंतर इतना है कि ये छोटे हैं तो स्ट्रेट ऐसे गिरता है क्योंकि वेलोसिटी ये रहते हैं, और वैसे तो फोर्स तो लग ही रहा होगा उस पे भी, बस अंतर इतना है कि ये ऐसा फोर्स लगा, इसमें वेलोसिटी थी नहीं कोई ऐसे, तो सीधा गिर गया, और उस पे वेलोसिटी दे दी तो ऐसे पर फोर्स तो लग ही होगा, और फोर्स लग रहा हुआ तो फोर्स बाय मास करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्लियर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ में आ गया? तो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? हां, एग्जैक्ट बोले तो 9.8 ना, थोड़ा ऊपर गए तो थोड़ा कम हो जाता है, पर इतना कम नहीं होता कि हम कम बोले, पर होता है। और ऊंचा गए तो कम होता है, पर इतना कम नहीं हो जाता कि डिफरेंस कहें हम। पर एब्सोल्यूट की बात करें कि नहीं, आप बताइए गन पॉइंट पे सही बताओ, नहीं तो गोली मार देंगे, बराबर बोलोगे तो गोली मार देंगे, क्योंकि बराबर तो है ही। तो आपको बताना होगा कम या ज्यादा ना, तो कम है कि ज्यादा है? कम है। तो जितना ही दूर जाओगे उतना ही कम होगा, और गड्ढे में जाओगे, अर्थ सरफेस के अंदर जाओगे, कुएं में, तो भी कम होगा। इसका मतलब अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहां होता है? सरफेस पे। कहां होता है? और अर्थ का नहीं है तो किसी भी प्लैनेट का होगा, किसी भी स्टार का होगा। और ऐसा भी है कि अर्थ का ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, सबका होता है। बात क्यों अर्थ की करते हैं? क्योंकि अर्थ पे जिंदगी जी रहे हो, बाकी जगह तो कोई पता भी नहीं है, जो बाकी प्लैनेट्स हैं वहां पे तो ये कंफर्म है फिलहाल कि लाइफ नहीं है।
पर ये कंफर्म नहीं कहीं और है कि नहीं है। वैसे साइंटिस्ट का मानना है कि जरूर कहीं होगा, क्योंकि इस तरह का किसी स्टार से डिस्टेंस किसी प्लैनेट का, अच्छा सब स्टार से अपने होते हैं ना प्लैनेट्स, मालूम है आप लोगों को? तो कोई ऐसा कोई स्टार होगा ही, इतने बिलियंस स्टार्स हैं, तो कोई स्टार के ऐसे प्लैनेट्स होंगे जरूर जो इतने ही दूर पे प्लैनेट्स होंगे उससे जितना दूर पे सन से अर्थ है, और बने हम उसी टाइम पे वैसे ही थोड़ा आगे पीछे, तो वहां पे जो टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, जो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट चेंज हुआ होगा, तो वहां भी उसी तरह का हुआ होगा। तो जैसे लाइफ यहाँ पे इवॉल्व हुई वहां भी हुई होगी, ऐसे लोग मानते हैं, लेकिन अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। गायब हो रहा है क्या बीच में? हैं? वीडियो गायब हो रहा है? बैटरी कम हो गया क्या? तुम लोग बस ये सब बोलता है। यस सर। तो चलो देखते हैं कब पूरा गायब चेंज करेंगे, लेकिन बीच में क्या गड़बड़ हो गया? यस सर। बोले किसी को चेंज कर दिया है, जल्दी से बैटरी ले गया। तो रुक जाते हैं, उसका ग्लास छूट जाएगा जो गया है। जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ वो ये सब अनमोल खजाना है सब, लेकिन आप लोग ये बहुत हल्की बातें होंगी क्योंकि आपका टारगेट हुआ नीट। यदि नीट में इस तरह की बातें नहीं हालांकि आई हुई है या नहीं आई है तो प्रायोरिटी हाई ही करता है इस तरह के आने की, जो भी मैं बता रहा था कि अर्थ के सरफेस के करीब। अच्छा ये बड़ा इंफॉर्मेशन था, नहीं तो आप फिर निकालते कुछ वैल्यू कुछ करते तब आता है, मतलब कि बल्कि बड़ा मुश्किल है सोच पाया कैसे निकाले ना ऐसे संगीत ग्राफिक, लेकिन दैट वैल्यू कम्स आउट हाउ मच 10 9.8। जब बैटरी यार लगाना है, बैटरी खत्म हो गया, हल्लू बैटरी है गया सब, ब्रांडेड नहीं है क्या? हेलो सही है? तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा ये जो शुरू में आप फोटो देख रहे थे, ये जो देख रहे थे, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं नहीं कि गया आया ऐसे, और ये आप सोच रहे हैं प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट पसंद नहीं है, ये इसी का ग्राफ है, मतलब ये ऊपर गया है नीचे है, ये वाला नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं नहीं वही वाला है। एक्चुअली ये है हाइट और टाइम का ग्राफ है, देखिए टाइम है ना, ये ग्राफ है जो पैराबोलिक आता है। ये अलग बात है कि ये मैच कर गया है कि पाथ भी पैराबोला होता है और हाइट और नहीं, मतलब ऐसे फेंकते हैं तो इसका पाथ भी पैराबोला होता है, और इसको ऐसे फेंकते हैं तो पाथ तो स्ट्रेट लाइन होता है पर इसका हाइट टाइम पैराबोला होता है, और बच्चे दोनों को मिक्स कर लेते हैं, सोचते हैं कि वही वाला है, तो ये नहीं है। एक तो ये पॉइंट है। सो इसमें जो जी यूज करते हैं हम लोग, ये वाला हम लोग क्या मानते हैं? जी कांस्टेंट ना, और वही वाला एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी है। और ये इंफॉर्मेशन तो मैं आपको बता ही दिया था कि ग्रेविटेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वही ग्रेविटेशनल फील्ड है। याद है? हैं? नहीं याद है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहिए चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहिए, दोनों डायमेंशन, यूनिट, वैल्यू, मीनिंग सब कुछ सेम है ना। ये मानते हुए कि इतना बड़ा प्लैनेट नहीं है कि वो छोड़ दे तो दोनों खिंचा जाए, ऐसा नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे जाने लगे तो अर्थ पे ऊपर आने की बात करने लगे, ये वाला छोड़ के मैं भी बात कर रहा हूं। हालांकि तब भी हम लोग फील्ड की बात करते हैं, फील्ड से एक्सेलरेशन होता है, उस समय भी रहता ही है, लेकिन इस तरह का मीनिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम मान सकते हैं किसी छोटे मोटे ऑब्जेक्ट के लिए है। तो लेकिन अच्छा हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशन चैप्टर में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वही जी है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वो।
क्यों ऐसा क्यों डिफरेंस आता है, याद है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे फोर्स निकालकर ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगा, लिख देता हूं। फोर्स क्या लिखोगे बताओ? m into e लिखोगे, इसके लिए छोड़ूंगा तो यहाँ पे e क्या है बताओ? ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फोर्स की जगह q ही लिखता ना, एक थोड़ी लिखना, इतना सिंपल है ही बताइए ना। तो बताओ इसको छोड़ूंगा मैं तो फोर्स कितना लगेगा? m into e, और एक्सेलरेशन कितना होता है? फोर्स बाय मास। तो फोर्स बाय मास करके देखो, एक्सेलरेशन कितना होता है यार? फोर्स बाय, तो फोर्स कितना बोले हो? m e ना बाय, तो कितना हो गया? एंड दैट इज g ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे फोर्स नहीं होगा q e, और मान और फोर्स और एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, ये तो हर जगह होता है। तो वहां पे मास का डिवाइड करो तो कैंसिल नहीं होगा वो, क्योंकि ऊपर पे q रहेगा नीचे मास, पर यहाँ पे कैंसिल हो गया, इसलिए वही g जो तुम जानते हो वही e है। क्लियर हो गया तुमको? तो अंतर क्या हुआ? डिफरेंस थोड़ा बहुत जो है दिख रहा है आपको? किस बात का डिफरेंस है? यहाँ पर फोर्स के नाम पर m into e करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में q into e करते हैं। पर दुनिया में हर जगह एक्सेलरेशन के नाम पर फोर्स बाय मास करते हैं, सब जगह करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर फोर्स m e है और मास डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक जगह कैंसिल हो जाएगा। लेकिन और जगह मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब कैंसिल नहीं हो पाएगा। क्लियर? अब वो जो g की बात हो रही है, जिसको हम लोग कांस्टेंट मानते रहे, तो अपने लाइफ में हम लोग कहां तक मानेंगे? एरोप्लेन उड़ता है 10-12 किलोमीटर बहुत दूर होगा तो वहां तक हम लोग g से मानते हैं, हालांकि होता नहीं, पर से क्यों मानते हैं? क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं होता। यहां पर 9.8 है, यहां पर सरफेस पर, तो 10 किलोमीटर ऊपर है 9.79999999, तो उसको भी कह लेते हैं 9.8, वो भी वही है ना। अब बल्कि छत पर चढ़ गए तो ये तो और कम हो जाएगा डिफरेंस। तो हम लोग कहते हैं कि रहने देते हैं, इसको कांस्टेंट मानते हैं, अप्रोक्सीमेशन है, पर हाइट के साथ कम होता है, राइट? और कुएं में गए तो भी कम होता है, और अंदर गए तो, सेंटर में गए तो 0, और ऊपर गए तो कम होता है, और ऊपर गए तो कम होता है। कहां पे जाएंगे तो 0 होगा? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब लग रहा है कि कहां पे तेजी से कम होता होगा? मन में आ रहा है कि लग रहा है कि अंदर में तेजी से कम होता है, ऐसा लग रहा है। अब हमको ये देखना होगा कि जब ऊपर जाते हैं तो तेजी से कम होता है कि अंदर जाते हैं कम तो होता है ना। सरफेस से अंदर जाएंगे तो g कम होगा, और सरफेस से ऊपर जाएंगे तो g कम होगा। समझ आ रहा है? सरफेस से तो हम लोग देखना है कि तेजी से कम किधर होता है, अंदर जाने पे तेजी से कम होता है कि ऊपर जाने से तेजी से कम होता है। देखें चलिए। अच्छा ये और हम लोग e निकालेंगे, उसी को g कहेंगे, कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है अर्थ, और इससे पहले कि हम लोग g की बात करें, पहले e की बात कर लेते हैं, और फिर e को ही g कह दें ना, तो फिर से e लौटाते हैं जिसको g कहेंगे। और ये यहां सरफेस बात हो रही है यहां से h हाइट पर और यहां से h डेप्थ पर, कोई दिक्कत? सही है? इससे ये बातचीत करने से पहले इसको मिटा देता हूं। इस बातचीत करने से पहले हम लोग एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ये वाला ना, ये वाला कर लेते हैं, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग यहां से यहां की बात करेंगे स्मॉल r दूरी पे, और फिर यहां से बात करेंगे यहां पे। दो तरह का एक्सप्रेशन मिलता है, अर्थ के बाहर फील्ड और अर्थ के अंदर फील्ड।
ये दो बातें क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि एक्सप्रेशन बदल जाएगा। क्यों एक्सप्रेशन बदल जाएगा? क्योंकि अंदर में अब मास इफेक्टिव मास कम होने लगेगा, गड़बड़ होने वाला है, और बाहर में पूरे अर्थ का मास होगा। इस तरह की बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भरी पड़ी है। इक्वल इतना ज्यादा है कि मैं सीधा एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ। एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर दिस is our radius of Earth, and gravitational field for this, ये लिख लो, चाहे आप लेस देन इनफाइनाइट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना याद रखते हैं। आप लोग को याद है यहाँ पे क्या लिखूं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। जो भी ग्रेविटेशनल चैप्टर का वीडियो देख रहे होंगे उनसे बोलूंगा कि ग्रेविटेशन चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़ना चाहिए ताकि ज्यादा समझ में आए, नहीं तो इस एक्सप्रेशन के लिए हमें बहुत ज्यादा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वैसे मैं आप लोगों को अपना डिस्कवरी जो लॉ दिया हूं वो याद है? क्या है बताओ? ग्रेविटेशनल फ्लक्स E डॉट dA इज इक्वल टू -4 पाई कैपिटल Gm ना। उसको यूज करोगे तो फटाक से अंदर आएगा वैल्यू Gm/r/r³। एक लाइन में आएगा। यदि मेरा वाला लॉ यूज नहीं करोगे तो बड़ा लंबा होगा, 2 पेज में आएगा। और मैंने अपना वाला लॉ किस बेस पे दिया था? गॉस को देखकर ना। ये वाला, अच्छा ये वाला फिर बाहर की बात है तो फिर से ब्रिलियंट सरफेस लोगे ना, याद है आपको? गॉसियन की तरह मेरे नाम पे वाला। तो यहां पे क्या करेंगे? Gm/r²। जल्दी से लिख लो, जल्दी लिख लो, और देखो कि किस तरह से सिमिलर है, इसको भी रियलाइज करो, जल्दी से लिख भी लो। और मैं तो कहता हूं कि अच्छा होगा कि मैं इसी को G लिखूं, बल्कि यहीं पे लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। G है ये, जो E है वही G है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिज्म में और न्यूक्लियर फिजिक्स में नहीं होता है। इसको निकालने के लिए बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक का सोचा जाए तो बहुत छोटा हो जाएगा, केवल एक्सप्रेशन लिखना है। लिखिए। अच्छा, G ऑन अर्थ सरफेस देखो तो पहले से कैलकुलेट करता हूं। G ऑन E, अर्थ में E को कैपिटल है स्मॉल रहेगा? कैपिटल स्मॉल। इतना देखो, जिस पे तुम जिंदा हो उस पे इतना रिस्पेक्ट दो कि ये एक ही है और बहुत महान है। प्रणाम के करो सुबह सुबह उठ के, तो जी कैपिटल लिख देना। क्यों? द अर्थ होता है ना, 10 टन होता है ऐसे। आप लोग हल्के में लेके क्या अर्थ को तो कहाँ है स्मॉल बोल रहे थे? अर्थ सरफेस G नॉट। अच्छा, G नॉट लिखो चाहे GS लिखो, कई बार थोड़ा छोटे सिंगल से बच्चे डर जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता, G ही लिख लो। पर अर्थ सरफेस कह लो, G नॉट कहो, GS कह लो, छोटा सा, फर्क नहीं पड़ता। मतलब कितना लिखना? Gm/r², राइट? जल्दी बताओ। अच्छा, ये पहले जान लो, ये है ना, यही होता है जिसको G नॉट यूज करूंगा ना, ये मैक्सिमम में से तो G मैक्स कर दें इसको, G मैक्स भी है, मैक्सिमम है।
मतलब कितने इंफॉर्मेशन आ रहे हैं वो समझो कि मैक्सिमम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पर है, फील्ड अर्थ सरफेस पर है, उसकी वैल्यू सिंबल में इतनी है और g की वैल्यू 6.67 into 10 to power minus 11 मास 10 to power 24 कुछ समथिंग रेडियस 6400 किलोमीटर, उसको मीटर रखना, जानते हो वैल्यू कितनी आएगी 9.8 आएगी। इसको क्या बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नियरली इसको हम कैसे यूज करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये समझ में आया? तो ऐसा ना हो कि ऐसा ग्रेविटेशन चैप्टर में इसको कम यूज करते हैं, इस एक्सप्रेशन को ज्यादा करते हैं सर। तो ये समझो इसकी वैल्यू है 10, ढेर तो एक ही आते हैं। तो ये पॉइंट पर जो हमको सीखना था। दूसरा, अब इसको यूज करते हुए मैं चाहता हूं जो बात कर रहे थे, बताओ यहां से H ऊपर या यहां से अंदर में अर्थ सरफेस के अंदर में कुएं में बात करनी है कि कितना। जल्दी से अपने से निकालो तो जरा देखो, कुछ अप्रोक्सीमेशन कर पाते जल्दी करो, अपने से करो तो जरा कुछ पॉइंट अपना लिखो पढ़ो ना। ये जो आपको याद करता हूं, कंफ्यूज मत होना। देखो एक ये जो एक्सप्रेशन है ये सब कांस्टेंट है। देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये जो r है यही वेरिएबल है, ये जो r है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, ये अंदर के लिए है दूरी सेंटर से ही, ये बाहर के लिए है दूरी सेंटर से ही, और ये एक्सप्रेशन है रिलेशन है, लेकिन सेंटर से है। और बताना कहां से है? सरफेस से। सरफेस से h दूरी, सरफेस से h दूरी, सरफेस से h अबव, सरफेस से h इनसाइड अर्थ। जल्दी करो, पे चलो जल्दी। करिए चलिए मैं करता हूं। देखिए तो अगर निकाल के पहले इसकी वैल्यू लिखते हैं ना, h के टर्म लिखते हैं, पहले देखो मैं प्लानिंग कैसे कर रहा हूं वो समझो। और ये वाला यूज करूंगा, g नॉट वाला यूज करूंगा ना, जिसका वैल्यू हम जानते हैं 10 या 9.8 जो भी कर लिया। ये देखो जरा मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसको भी मिटा देता हूं ना, नहीं पहले कैलकुलेट कर देता हूं फिर सुबह। चलो कैलकुलेट करता हूं मैं। अच्छा कर क्या है वो समझो। मैं चाहता हूं कि इस एक्सप्रेशन में r न रहे h रहे ना, और ऐसा सीखो कि तुम कहीं और भी किसी और चैप्टर में कहीं और भी यूज करना कि जो एक्सप्रेशन जो डिफरेंस है कि सेंटर से दूरी है, क्या आपको नहीं लगता किसी भी चैप्टर में इस तरह की बात बदल के हो सकते हैं करने कहीं दूसरा बताओ, वही बताओ पर रेफरेंस दूसरा हो, एक्सप्रेशन दूसरा हो, अब होगा वही, मतलब वैल्यू उसी की बात हो रही होगी। तो अब h के टर्म में बताने जा रहा हूं, ये समझो। चलो देखते हैं gm/r³। जरा देखो तो ये यहां से r है ये और यहां से h है, तो स्मॉल r कितना होगा? अरे अंदर वाला है ये, अंदर वाला है। हां चलो देखो तो यहां से ये r है कैपिटल R, यहां से कैपिटल R और ये h है, तो स्मॉल r कितना होगा? r माइनस h, ठीक है ना? हाँ अरे यार ये r कैपिटल R, हेलो कैपिटल, हेलो क्या हो रहा है? कैपिटल R माइनस h बराबर स्मॉल r, क्लियर है? तो अच्छा इसी तरह कहीं और भी रिप्लेस, ये बात ये नहीं है कि ये चैप्टर तुम पढ़ो चाहे ये पर्टिकुलर टॉपिक, जब कहीं रिप्लेस करने की बात हो
तो तुम लिखा करो फिर रखा करो, तब समझ में आएगा। वैसे नहीं किया करो रिलेशन और फिर रखा करो। कौन सा लिखते थे यार हम लोग? ये वाला ना, ये वाला ना लिखते थे। तो बताओ जी एम इसकी जगह क्या लिखूं बताओ? r माइनस h डिवाइडेड बाय r क्यूब ना। मैं चाहता हूं g के टर्म में लिखूं। एक काम करता हूं, यहां पे r स्क्वायर कर देता हूं और एक r यहां वाला अंदर कर लेता हूं ना, है ताकि वो g नॉट लिख ले। तो बताओ क्या लिखूं नीचे? gm by r स्क्वायर और अंदर में r माइनस h by r। ठीक लिखा हो देखो है? अच्छा तो फिर आगे क्या होगा? इसको क्या लिखूं बताओ? g नॉट, या हो सकता है कि ऐसे ही रहने दे। इसकी वैल्यू कितनी होती है यार? 10 9.8। और यहां पे देखो क्या आ गया? यहां पर 1 माइनस h by r। कोई दिक्कत? तो एक काम करते हैं यार, इसके टर्म पे फिर से लिख लेते हैं। अच्छा ये भी सही था और ये जो लिखने जा रहा हूं वो भी सही है। तो जल्दी से तुम लिख ले अलग से, फिर से वहीं पे काट के मत लिख देना, अलग से लिखो। ये तो हम देखें कि किस तरीके से मैं जो एक्सप्रेशन था उसी को लिखा हूं, पर वो सेंटर से डिस्टेंस r के टर्म में था और उसी को अर्थ के सरफेस से h के टर्म में लिखा हूं, जो अब अंदर वाला है, इनसाइड वाला। मैं अंदर वाला लिखा हूं, मतलब कुएं में जाओगे तो g कैसे बदलेगा वो वाला लिखा हूं। अंदर अर्थ सरफेस के अंदर, अर्थ के अंदर फ्रॉम सरफेस। क्या इसी तरीके से तुम ये वाला बता दोगे? ये वाला ऊपर वाला चलो जल्दी करो, कर लियो शायद है? इसकी जगह तुम 9.8 भी लिखोगे सही होगा, या 10 जो भी अप्रोक्सीमेटेड और वैल्यू देखो। अच्छा एक चीज आप लोग नोटिस किए, यहां देखो, नोटिस करो, नोटिस करोगे तो इस वाले एक्सप्रेशन में अप्रोक्सीमेशन नहीं है। नोटिस करो और ये याद आएगा आपको, पूरा किताबों में क्वेश्चन भरा हुआ है ये सबसे। इस वाले में अप्रोक्सीमेशन नहीं है। कोई कहता है आपसे कि अंदर में 2 मीटर अंदर बताओ, 10 मीटर बताओ, 100 मीटर बताओ, तुम 1000 मीटर अंदर बताओ, तुम 1000 किलोमीटर अंदर बताओ, 1000 किलोमीटर अंदर बताओ, रेडियस के, अर्थ के रेडियस के आधे अंदर बताओ। जानते हो क्या करोगे? इसमें रख दिया करोगे, आ जाएगा रहेगा यहीं पे रख देना 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, 1000 किलोमीटर रख देना, आ जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं है। आपने पहले अप्रोक्सीमेशन दिखा, लेकिन दूसरे वाला दिखे जो दूसरा वाला करने जा रहा है, इसलिए बहुत फोकस होकर पढ़ना पड़ता है। आप लोगों से चीजें गलत क्यों हो जाती हैं? क्योंकि आप उसे रखने टाइम कर लेते हैं ना, कि रख लेते हैं वैल्यू ये है, आप लोगों को पता ही नहीं है कि उसमें अप्रोक्सीमेशन है। कर देगा कि जितना अर्थ सरफेस पर है g नॉट, तो बताइए r ऊपर कितना है? वेयर r इज रेडियस ऑफ अर्थ ना, तो आप उसमें नहीं गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उसमें अप्रोक्सीमेशन दिखाता हूं। देखो अब मैं ये निकाले जा रहा हूं ना, दूसरा वाला। जरा देखो तो, ये रहा g, ये रहा, ये वाला लिख दे रहा हूं, ये gm by r स्क्वायर। जल्दी से बताओ तो क्या लिखूं? ये इसके लिए ना, कैपिटल R प्लस H बराबर स्मॉल r ना, सही है? चलिए आगे बढ़ता हूं। सही है? मैं इसमें से r स्क्वायर इसलिए कॉमन लेने जा रहा हूं ताकि मैं g नॉट लिख सकूं। कोई दिक्कत? चलिए ये देखिए,
क्या ये भी समझ में आ रहा है आपको? अरे यार इसी को अंदर कर दोगे ना तो यही होगा। अंदर वाले में से 8 बाहर लिया हूं बस, और स्क्वायर था तो स्क्वायर दिखने लगा है। जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें कितना बाहर लिया हूं? कैपिटल आर, पर स्क्वायर था तो बाहर स्क्वायर दिखने लगा है, बाकी वैसे ही है। तो एक तो ये पॉइंट है। तो एक्सप्रेशन क्या मिला यहां से ये मिला, यहां पे ये मिला कि इसकी वैल्यू कितना लिख दूं? जी नॉट बाई 1 प्लस h बाई r का स्क्वायर बराबर जी नॉट 1 प्लस h बाई r टू द पावर माइनस 2। क्या इसमें समझ आ रहा है? यहां से मैथ शुरू हो जाता है। तो बहुत ज्यादा बड़ा मैथ जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि किस तरीके से अप्रोक्सीमेशन है, वैल्यू क्या हो मैं लिख देता हूं ना। देखो तो आगे क्या आता है वो समझो। इसके आगे आता है जी नॉट 1 तो 1 आता है, और जो यहां पे आता है ना तो ये यहां पे साइन के साथ nh हो जाता है ना, nx माइनस 2 h बाई r प्लस माइनस ऐसे हायर पावर ना। यहां पे h बाई r है तो यहां पर h स्क्वायर बाई r स्क्वायर, अब बगल में कुछ रहेगा, फिर कुछ बगल में रहते हुए h क्यूब बाई r क्यूब, फिर पावर 4 पावर 4 पावर 4 पावर 5 पावर 5 एंड सो ऑन। कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है, एक तक नहीं, इनफाइनाइट तक जाता है। ये मैथ्स का पार्ट है। लेकिन ये समझो h बाई r है, ऊपर छोटा है नीचे बहुत बड़ा है ना। यदि ऐसा है तो कंडीशन देखिए, यदि ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर, ये देखो, फॉर h वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, पर इसके लिए कोई फार्क नहीं था तब भी सही है, लेकिन ऊपर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं कर रहा हूं। तो इसको स्क्वायर करोगे तो बहुत कम हो जाएगा, ये यदि h बहुत कम हो जाएगा तो क्यूब करोगे तो और कम हो जाएगा ना। एक तो करेगा ऊपर से नीचे चढ़ा, एक तो इसी बहुत छोटा है एक से, और स्क्वायर करो तो और छोटा हो जाएगा। जैसे 0.5 मान लो, 0.1 मान लो, 0.1 है, स्क्वायर करोगे तो 0.01 और क्यूब करोगे तो 0.001, फिर और बढ़ाते जाओ तो और कम में बेकार हो रहा है। लेकिन किसके लिए बेकार हो रहा है? किसके लिए बेकार है? खोपड़े में बैठ तुम लोग तो अप्रोक्सीमेशन है कि इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूं वो समझो। ये देखो क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। जी नॉट 1 माइनस 2h बाई r, और ये है अप्रोक्सीमेशन, ये एग्जैक्ट नहीं है। कहां अप्रोक्सीमेशन दिख रहा है देखो, लेकिन ऊपर वाला एग्जैक्ट है। तो कॉपी में देखो उसमें कहीं अप्रोक्सीमेशन नहीं, देखो कॉपी में। इसका मतलब यदि मैं कहूं कि 1000 किलोमीटर सरफेस के अंदर जी बताओ तो रख लेना, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 1000 किलोमीटर सरफेस के ऊपर बताओ तो नहीं रख सकते आप। क्यों नहीं रख सकते? अप्रोक्सीमेशन है ये। 1000 किलोमीटर ऊपर नहीं जा सकते, 10 किलोमीटर जाओ, 5 किलोमीटर जाओ, मीटर में जाओ, 1000 किलोमीटर नहीं जा सकते आप, गलत हो जाएगा। तब आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा, ये वाला एग्जैक्ट यूज करना पड़ेगा, ये वाला यूज करना पड़ेगा, ये वाला यूज करना होगा, ये वाला। एक ही बात है सब। आप ये वाला भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा यूज करना होगा, ये नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये तो अप्रोक्सीमेटेड है ना, ये हायर छोड़ा उत्तर में लिखा हूं ये, तो लिख लो जल्दी से। जो सेशन के डेवलपिंग लोगों को कंफ्यूजन है वो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं। और फिर से मैं बता दूं, याद दिला दूं कि जो एक्सप्रेशन लिखे थे वो वाला ये वाला भी सेम है, लेकिन जो एक्सप्रेशन लिखे थे वो ये वाला भी सेम है, पर किसके लिए?
h बहुत कम करिए, ऊपर करिए और h बहुत कम करिए, लेकिन h ज्यादा के लिए ये वही वाला नहीं है, ये वही वाला नहीं, लेकिन ऊपर वही वाला है, बस h के टर्म में है। तो इतना ज्यादा डिटेल जानने के बाद आप लोगों का सब अच्छा होगा, नहीं तो कुछ आने ग्रेजुएशन में चाहे आया होगा तो आपसे नहीं बनता होगा, भले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होगे तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ चीजें अलग तो है इसमें। अच्छा, इस तरह की बातें अलग नहीं है, बच्चे रिलेट नहीं कर पाते, सोचते हैं कुछ अलग है तो अलग नहीं रिलेट नहीं कर पाते। तो मैंने नहीं लग रहा है कि ये सब बातें उसके लिए भी ट्रू है जो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है नॉन कंडक्टिंग, उसके लिए भी सही है। उसमें भी कहो कि जितना रेडियस है उसका उससे कुछ दूरी पर एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उससे x दूरी पर, मैं बताता हूं क्या कितना फील होगा, यही है, ऐसे ही लिखूंगा। यहां पे क्या लिखना, टोटल q by 4 pi epsilon naught r स्क्वायर उसका स्फीयर का, और ये वाला लिखना सही हो जाएगा थोड़ी दूरी पर सरफेस से, और सही है, इतना ज्यादा रिलेटेबल है वो। मैं तो कहता हूं कि मैं तो कहता हूं उल्टा भी रिलेट कर लेना, ये वाला पढ़ना तो उधर भी रिलेट कर लेना, बिना किए कर लेना। कोई कहे कि नॉन कंडक्टिंग sphere having total charge capital Q distributed throughout the volume uniformly, then what is still at distance x from surface? मैं बताऊं कितना है वैल्यू, बताता हूं, कैपिटल Q by 4 by epsilon naught कैपिटल R स्क्वायर 1 minus 2x by R वैल्यू। तो यहां वाला उधर लेके चले जाना, उधर वाला तो इधर लेके आ ही रहे हैं, क्लियर हुआ? एनीवे, सो ग्राफ चल रहा है, ग्राफ चल जल्दी से, ग्राफ चल। ग्राफ जल्दी से खींच लीजिए। ये देखो तो तुम लोग वो वाला एक्सप्रेशन लिखना ना, पिछला वाला एक्सप्रेशन लिख के ये खींचो। देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो E और R, दिस R इज फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, और पिछला वाला एक्सप्रेशन देखना, पिछला वाला देखो लीनियर है, देखो ये वैल्यू कितना है g0, ग्राफ भी वही वाला है। अच्छा ये तो यदि हम लोग ये वाला ग्राफ या तो मैग्नीट्यूड कह लो या तो रेडियली इनवर्ड को प्लस मान लो, दोनों के लिए सही है। लेकिन यदि स्ट्रिक्टली ये कह दे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कंसीडरिंग any position readily outward with respect to the center of earth is positive, readily outward is positive, तो जानते हो ग्राफ कैसा होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे रहता है अपनी तरफ। अब किसको पॉजिटिव कहा गया है, तो बताओ अपनी तरफ सब जगह रहेगा, इसको छोड़ दो अपनी तरफ, तो बताओ निगेटिव है कि नहीं? तो कहां बनाओगे, नीचे बनाओ जल्दी से, ये वाला फोटो बनाओ, लिखो जल्दी से, लिखो नीचे लग रहा है अलग से, बल्कि बना लो तो, और कहो कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, कंसीडरेशन है कंसीडरिंग रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, बहुत जरूरी है, वीडियो में गलत हो जाएगा ये। यदि हल्का सा ये लिख देना उसमें क्वेश्चन में, तो लोग ऊपर वाला मार के आए वही रटे रहते हैं लोग। कंसीडरिंग रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, नीचे वाला बनाना है, ऊपर वाला किसका कौन सा है,
इनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव या मैग्नीट्यूड ऊपर वाला, तो ऊपर वाला या तो मैग्नीट्यूड कह लो या रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कर लो, दोनों के लिए ऊपर वाला सही है और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव के नाम पर नीचे वाला सही है। और क्यों है वो मैं बता चुका हूं। और ग्राफ सेम टाइप का है, ग्राफ सेम टाइप का है। अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला याद दिला दूं, वहां भी तुम लोगों से गलत हो जाएगा। यदि ग्राफ में क्वेश्चन में ये कह दे कि थ्रू आउट द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर थ्रू आउट द वॉल्यूम माइनस की डिस्ट्रीब्यूट है, तो कौन सा ग्राफ सही है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो ये बस है, ऊपर वाला नहीं सही है। चार ऑप्शन में से दिया हुआ है, एक ऊपर वाला बना हुआ है, एक नीचे वाला। और ज्यादा अच्छा होगा कि वो कह दे उसमें ये भी कि कंसीडरिंग रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ये कह दें। और ना कहे तो बाय डिफॉल्ट लेना होता है कई बार, और नीचे वाला सही होगा। कुछ ना कहे, रेडियली आउटवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ना कहे, माइनस क्यू दे दे और ग्राफ दे दे और ऊपर नीचे दोनों अलग अलग दे दे दो ठो, तो कौन सा सही होगा? नीचे का, बाय डिफॉल्ट मानना होगा आपको। अच्छा होता कि दे देते हो, अच्छा होता तो और क्लैरिटी हो जाती। तो ये बातें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को नहीं लग रहा है कि यदि मैं इसकी जगह जी लिख दूं तो सही हो जाएगा? आपको नहीं लग रहा है? तो लिख लो, ये जी भी लिख लो, अलग से बना सकते। ई चाहे उसी में लिख लो, ई और जी दोनों लिख लो, ई और जी दोनों लिख लो। अच्छा ये बताओ कि मैं कहूँगा नहीं, तुम जी एज अ फंक्शन ऑफ एच बनाओ ना, एज अ फंक्शन ऑफ हाइट एंड डेप्थ ना, हाइट को प्लस लेते हैं, डेप्थ को माइनस, तो बना लोगे हैं? शिफ्टिंग करना आता है आपको? पता है इसको क्या करना होगा? ये वाला यहां कर दोगे सही हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा वो। ये जो एक्सिस बनाया हो यहां बना देना और सही हो जाएगा। ऐसे बना के दिखाया आपको वैसे, देखो ये देखो, जी और ई, E where h is height from earth surface। ये पता है क्या है? माइनस आर है, माइनस आर सरफेस से माइनस आर होते ही सेंटर पे पहुंच जाओगे, सेंटर पे जीरो देखो। अच्छा ये जानते हो ये जो मैं ग्राफ बनाया हूं एज अ फंक्शन ऑफ एच, ये वाला, इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका ग्राफ नहीं बनाया हूं, ये मैं पीछे वाले को बनाया हूं। अप्रोक्सीमेशन के नाम पे क्या देखना होगा पता है आपको? देखो ऐसे देखना होगा, ये देखो यहाँ पे थोड़ी दूर पे स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दुनिया का कोई भी कर्व छोटे से पार्ट में कैसा बिहेव करता है? स्ट्रेट लाइन। तो बताओ मैं थोड़ा सा दूं इसको, तो ऐसे से करके क्या कर दूंगा? स्ट्रेट लाइन। ये वाला स्ट्रेट लाइन है, देख लो, ये भी जो बात करे तो बात हो रही है। तो अब देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं इसको, इस ग्राफ को देखकर और ये रिलेशन को देखकर। बताओ, सरफेस से 2 मीटर ऊपर जाऊं और 2 मीटर कुएं में, तो जी कहां जाता होगा? 2 मीटर ऊपर कि 2 मीटर कुएं में? बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? फिर सुनो, 2 मीटर के लिए तो ये फॉर्मूला लगाओगे ना, 2 मीटर के लिए, 10 मीटर के लिए, 100 मीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए लगा लेना ये। हाँ 1000 किलोमीटर ये नहीं लगा सकते, इसलिए तो लगा नहीं सकते, इसलिए तो नहीं लगा सकते। तो चलो बताओ, सरफेस से, अर्थ सरफेस से 2 मीटर कुएं में जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ज्यादा होगा, कि ऊपर जाए 2 मीटर तो ज्यादा होगा? जल्दी बताओ, हां कुएं वाला ज्यादा होगा। कैसे मालूम? जब हम ऊपर जाते हैं तो ज्यादा तेजी से डिक्रीज होता है। देखो डिक्रीज हो रहा है, देखो इसे क्या कहते हैं? माइनस मतलब डिक्रीज, माइनस मतलब तो ऊपर, ये ऊपर वाला है यार, ये अंदर वाला है ये। तो बताओ
ऊपर जाने पे जब ऊपर जा रहे होते हैं तब जी की वैल्यू ज्यादा तेजी से ज्यादा तेज रेट से डिक्रीज होता है कि अंदर धुएं में? हाँ, ऊपर जाने पे ज्यादा तेजी से। कितना गुना? 2 गुने से। कितना गुना? 2। यदि मैं चेंज की बात करूं, चेंज सुनो अच्छा लगेगा। यदि मैं सरफेस से h हाइट ऊपर उठा और डेल्टा जी, नॉट जी, डेल्टा जी मतलब चेंज, यदि c हुआ, कितना हुआ? c, चेंज, मॉड ऑफ दैट, केवल डिक्रीज हो रहा है तो माइनस आ जाएगा, मॉड लेना होगा। सो मॉड ऑफ दैट डेल्टा g इज c। अच्छा ऐसे लिख देते तो कर चुके तुम लोग, मॉड ऑफ डेल्टा g इज c। पढ़ेंगे करेंगे बहुत गंदा पेपर था। अरे तू आराम से पढ़ो ना, जी की चेंज की बात कर रहा है, मॉड इसलिए क्योंकि माइनस आएगा तो नहीं भाई प्लस बताओ उसका, यही ना? कहीं ऐसे लिखा हो तो ये समझना, कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन समथिंग, तो कह रहा है कि भाई तुम जो मैग्नीट्यूड है उस पे साइन पे मत जाना, इसे यही मतलब है ना? अरे कहीं और भी यही मतलब है। ऐसे तुम लोग लग रहा है यही, इसका मतलब यही पे है, ये कहीं भी यही मतलब है ना? सो मॉड ऑफ delta g is c when we move up h height, and that is c dash inside h from earth surface ना? so c dash के बीच में रिलेशन बता सकते हैं हम लोग। ऊपर जो गए थे वो चेंज 2 गुना हो गया था as compared to नीचे, 2 गुना चेंज मतलब ऊपर c था ना और नीचे c dash था, तो c is equal to 2c dash। अच्छा कई बार उल्टा लिख देते हैं बच्चे, हम कहें कि चेंज यहाँ पे जितना हुआ है अंदर का 2 गुना हुआ है, तो ये वाला ज्यादा है ना, तो बस c बराबर अंदर का 2 गुना ना, मतलब c डैश का 2 गुना है यार। बहुत सारे बच्चे ये भी गलत लिखते हैं, उल्टा लिख देते हैं सर, ये भी मिस्टेक है, सिली मिस्टेक बता रहा हूं आप लोगों को। ऊपर यदि कोई चीज है नीचे का 2 गुना है, तो ऊपर बराबर या कोई चीज ये बराबर वो बराबर म्यू बराबर डी बराबर ए बराबर मास कुछ, तो उसका 2 गुना ना, उसमें ना 2 में मल्टीप्लाई करोगे, तीसरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। मिस्टेक है, ये भारी मिस्टेक है बच्चों का। तो 2 गुना रेट पूछ सकता है आपसे, छोटा मोटा क्वेश्चन डेल्टा जी बना सकता है, आप पे ग्राफ पूछ सकता है। तो ग्राफ, एग्जैक्ट ग्राफ तो ये है, इस ग्राफ में अप्रोक्सीमेशन नहीं है, लेकिन ये जो लीनियर दिख रहा है ये अच्छा ये लीनियर दिख रहा है अपने को, ये लीनियर दिख रहा है, लीनियर कौन है? g और h का पावर 1, तो ये लीनियर है, और g और h का पावर 1 तो लीनियर है, लेकिन ये वाला लीनियर केवल छोटी दूरी के लिए है, h बहुत स्मॉल तक के लिए है, और ऊपर वाला लीनियर सबके लिए है, उसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं है, याद रहेगा? बाहर के अप्रोक्सीमेशन है आगे। जरा देखो ना, ऐसे ग्राफ देखो, रियलाइज करवा दो कि ये 2 गुना क्यों हो रहा है, देखो ऐसे है, देखो ऐसे। अच्छा पहले तो आप लोगों को बता दूं कि डिक्रीज का दोनों तरफ डिक्रीज का क्या मतलब है ना, वो समझो। डिक्रीज का सरफेस पर मैक्सिमम है, तो सरफेस पर, अच्छा यहीं से h है ना, देखो इधर ये भी h है ना, तो इधर जाओगे तो भी कम होगा और इधर जाओगे तो भी कम होगा। देखो जो ग्राफ है, लेकिन 2 गुना उसका मतलब समझो, इधर जाओगे तो जिस रेट से कम होगा उससे 2 गुना, देखो तेजी से कम हो रहा है, देखो ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये तो ऐसे कम रेट से कम हो रहा है, देखो ऐसे कम रेट से कम हो रहा है, ज्यादा रेट से ऐसे ज्यादा रेट ना है, जितना ही ज्यादा वर्टिकल होगा उतना ही ज्यादा तेज रेट होगा, और जितना ही ज्यादा पैरेलल टू एक्स होगा कम रेट होगा ना। तो यहाँ पे जो रेट है उसका 2 गुना रेट यहाँ पर है, ऐसे 2 गुना, आगे जाके कहीं पे रेट जरूर कम होगा। अच्छा जाके यहाँ पे 0 हो रहा है, 0 रेट है, देखो यहाँ 2 गुना से शुरू हुआ है, यहाँ पे 0 हो रहा है, इसका मतलब जरूर एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब जरूर
जिस रेट से कुएं में जाने पर कम हो रहा है वो रेट कहीं होगा क्या? तो बताना है कितने हाइट पर होगा, बता सकते हैं? क्वेश्चन फिर सुनो क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आ भी सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन समझने के लेवल पे बहुत कठिन है, सोचने के लेवल पे। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जितना रेट कम है और यहाँ पे ज्यादा है शुरू में, तो शुरू में ज्यादा है तो कम भी तो हो रहा है। देखो कम होगा कितना होना है? 0। कम होगा कितना होना है? शुरू में ज्यादा था फिर 0 होना है, तो बीच में कहीं तो बराबर हुआ होगा। क्या समझ आ रहा है? बताना है कहां बराबर बैठे, तब निकालो कहां बराबर बैठा। अच्छा क्वेश्चन है। बताना है कि रेट ऑफ डिक्रीजिंग जी, ये बताना है कि रेट ऑफ डिक्रीजिंग जी इज इक्वल टू द above the surface is equal to the rate of decreasing g inside the surface, दोनों बराबर हो जाए। तो अच्छा एक चीज नोटिस करो, इधर सुनो, देखो तो इधर वाला जो अंदर वाला है डिक्रीज होने वाला, देखो अंदर वाला डिक्रीज होने का रेट बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है, ये नोटिस किए? तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, सब जगह वही है। बाहर वाला बदल रहा है, तो बताना है बाहर में कितना दूरी, कितनी ऊंचाई पर वही रेट हो गया है डिक्रीज होने का, जो अंदर में सब जगह सेम है पर डिक्रीज हो रहा है। जल्दी देखो तो कर पाते? करिए। शुरू में कैसे करोगे डिक्रीज होने का रेट? देखो तो इधर देखो, चलो यदि नहीं हो रहा तो आप सुनो, ये देखो dg by dh that is what -1 by -g not by r, ना? लेकिन यहां पे भी यदि डिक्रीज करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, चलो कर ही लेते हैं यहां के लिए भी। माइनस स्टैंड्स फॉर व्हाट? डिक्रीज। माइनस क्यों आया है? डिक्रीज। तो डिक्रीज करें तो माइनस छोड़ दो और देख लो 2 गुना है इसका, ये 2 गुना है, और ये भी देख लो कि ये कांस्टेंट और ये भी देख लो कांस्टेंट है, लेकिन ये वाला कांस्टेंट सबके लिए है पर ये वाला कांस्टेंट सबके लिए, ये केवल किसके लिए है? बहुत कम एज के लिए। इसका मतलब ये वाला यूज इस बार करना सही नहीं है, क्योंकि बराबर है नहीं और बात बराबर की हो रही है। इसका मतलब कौन सा यूज करना पड़ेगा? वो वाला जो रियल वाला है। क्लियर हुआ? तो क्या करना होगा? ये तो ठीक है। अच्छा इसकी जगह क्या भी लिख सकते हो बताओ? इसको तो ये तो ऐसे लिख सकते हो -gm/r³ ना? इसको क्या लिख सकते हो? -2gm/r³ ना? लेकिन ये थोड़ी दूर के लिए सही है, ये तो सबके लिए सही है। क्लियर हो रहा है क्या तुम लोगों को? अच्छा एक काम को देखिए, देखो ना, यदि मैं ये आपसे कह दूं ना कि कुएं में जाते हुए व्हाट इज रेट ऑफ डिक्रीजिंग जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उसकी वैल्यू ये है। अच्छा डिक्रीज कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है तो तब माइनस नहीं लगाएंगे और आंसर है gm/r³। एक तो r स्क्वायर रहेगा तो लो r स्क्वायर बात क्या होगा? रेट पूछ रहा है, ठीक है? क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है, अब गलत रहता है।
जीएम बाई आर क्यूब है, और बाहर में थोड़ा सा ऊपर जाने पे क्या रेट है, शुरुआत में ऊपर जाने पर 2gm बाई आर क्यूब है। ऊपर जाने पर कितना है, किस रेट से डिक्रीज हो रहा है शुरू में। अच्छा ध्यान देना, मैं कह रहा हूं शुरू में, और अंदर में शुरू में नहीं कहा, अंदर में नहीं कहा शुरू में, क्योंकि तो कॉन्सेप्ट सेम है। वो तो सेंटर तक जाता रहो तो सेम रहेगा, सेंटर तक जाते रहोगे तो यही रहेगा, डिक्रीज होने का रहेगा। लेकिन ऊपर जाओगे तो सेम ये केवल कहां दिखेगा, शुरू में। ऊपर जाओगे तो बदलेगा। इस सब जरूर हमें क्या करना होगा, वो वाला इक्वेशन जो रियल वाला है, जो एब्सोल्यूट इक्वेशन है, वो वाला यूज करना पड़ेगा। तो करते हैं, चलो ये वाला वैल्यू तो है ही, इसके लिए रियल वाला करते हैं ना, इसके लिए रियल वाला कर लेते हैं। ये देखो तो रियल वाला gm बाई आर स्क्वायर, सही है। तो dr कह देते हैं, आर को रिप्लेस करेंगे, देखा जाएगा बाद में। सही है 2, देखो तो सही है, क्लियर। अच्छा सही है। अभी देख रहे हैं कि वही वाला फिर से एक्सप्रेशन आ रहा है, उसी तरह की बातें हो रही हैं। चलो इतना ही आ गया, ठीक है। अच्छा ये नोटिस किए कि मैं कहीं कुछ अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया हूं ना, ये नोटिस किया आप लोग कि मैं कहीं कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया हूं ना। सो इसको वैल्यू के नाम पे dg by dh करेंगे, तो r की जगह हम लोग रख भी सकते हैं। अच्छा यहाँ पे रख लेते हैं, देखते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है ना। r की जगह इसको इस एक्सप्रेशन को देखते हैं कि dg by d r plus h ना। मैं जानबूझ के आप लोगों को यहाँ पे आगे का पता था कि आप लोग गड़बड़ न होने लगे। dr की जगह r plus h रखेंगे, जब इसको d दोनों पे फोर्स करोगे ना तो d कैपिटल R 0 हो जाएगा। d कैपिटल R मतलब 0, d मतलब डिफरेंशियल चेंज और r मतलब कांस्टेंट, तो 0, तो तब भी तो dh ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर dh भी लगना है, इतना कोई दिक्कत। क्लियर हो गया है? तो आपको नहीं लगता है कि इसको ये जो वैल्यू आया है ये और इसको बराबर किया जाए, जल्दी से बराबर का आंसर आएगा, अच्छा लगेगा आपको। ये यही कहा गया है ना कि जो ये वाला है उसके बराबर नीचे वाला हो जाए, है ना। तो जल्दी से बराबर करो। भाई यही कहा गया था ना कि रेट जो बदलने का रेट है, डिक्रीज होने का, वो सेम हो जाए। तो भाई सेम हो जाए, सेम कर दो। चलो मैं सेव करने जा रहा हूं ना। ये अंतिम बात हो रही है एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। देखो तो मैं करता हूं, देखो कहा जा रहा है कि जो ये लिखा गया है माइनस जी एम बाई आर क्यूब, वही ये भी होना चाहिए माइनस 2 जी एम बाई आर क्यूब 1 प्लस एच बाई आर क्यूब। सही है?
ये देखो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस h बाई आर क्यू बराबर 2। तो 1 प्लस h बाई आर बराबर 2 टू द पावर 1 बाई 3। सो h बाई आर बराबर 2 टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 1। तो h बराबर 2 टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 1 इंटू आर। कितने हाई पे होगा? फर्क ये नहीं पड़ता है कोई क्वेश्चन बनाया है कि नहीं। है जरूरत ये है कि हम लोग कोई चीज अप्लाई करना सीख रहे हैं। चेंज माइनस का मतलब क्या, रेट कहीं होगा तो हमें क्या करना चाहिए। हम बोलते हैं कि अक्सर मैं ये बात रिपीट करता हूँ कि 20-25 तरह की बातें होती हैं, रेट लेना, साइन, यूनिट, कन्वर्जन, फार्मूला, ऐसा। उसी को हम लोग अच्छा नहीं कर पाते तो बच्चों का वीक रह जाता है। अब ये वाला किसी का वीक रह जाएगा तो फिर कठिन लगने लगेगा। तो उसको सीखना है कि रेट का मतलब है डिफरेंशिएशन ना, रेट ऑफ चेंज। तो हम लोग काफी डिटेल हो गया ये, जितना भी अप्रोक्सीमेशन जो बातें हो सकती थी। अब जरा वो देखते हैं ना। ये देखो जो जी की बात मैं कर रहा था, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अंदर में तो ऐसे ही बदलेगा, सेंटर पे 0 होगा। अच्छा मैं मान के चल रहा था, एक तो अर्थ रियली में स्फेरिकल नहीं है, स्फीयर माना था, और दूसरा डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है पर माना था मैं। यदि अंदर में डेंसिटी उसकी यूनिफॉर्म हो तभी ये स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि यही वाला ग्राफ आ जाए कि डेंसिटी कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, then we the following expression due to gravity is right as a function of distance r from center ना। तो जो तुम रटे हुए हो गलत है, मतलब रटो मत, मेरे कहने का ये मतलब है। और यदि कोई चीज याद कर रहे हो तो उसकी सारी बातें भी याद रखना कि जब ये सब होगा तभी वो होगा। और रियली में साइंस यही है जिसकी मैं अक्सर बात करता हूं। गलतियां इसलिए आपकी हो जाती होंगी। तो प्लैनेट ए प्लैनेट बी इक्वल, इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि रेडियस ज्यादा हो गया ना, रेडियस ज्यादा हो गया और तो तब ये बात हो रही होगी ऐसे अलग-अलग प्लैनेट के, राइट। लेकिन होगा वैसे ही ना, ये मानते हैं कि यूनिफॉर्म डेंसिटी है ऐसे, राइट। अच्छा अब वो ऑर्बिटल वेलोसिटी पे आते हैं ना। यदि मैं इसको फेंक दूं ऐसे तो थोड़ा दूर जाके गिर जाएगा। तो हम लोग लिए तो प्लेन लगता है, लेकिन रियली में बड़े स्केल पे प्लेन है नहीं ये सरफेस। थोड़ा और तेज फेंकोगे तो और दूर जाके गिर जाएगा, थोड़ा और तेज फेंकोगे और दूर गिरेगा। क्या ये हमेशा दूरी बढ़ती रहेगी? क्या लिमिटेशन नहीं है आपके सरफेस की दूर दूर गिरने की? है ना भाई, रेडियस जानते ही हो। हम कह रेडियस है 6400 किलोमीटर, और मैं इतना तेज फायर कर दिया कि उसको गिरना चाहिए 1,00,000 किलोमीटर दूर गिरना चाहिए। तो अर्थ क्या दे पाएगा उतना दूर? तो क्या होगा बताओ? घूम के आके मारेगा अभी को। कहां जगह ही नहीं मिलेगी गिरने का उसको। भाई 2 पाई आर की ना दूरी है इसकी, तो मिलेगा नहीं उसको। तो ये देखिए वही वाला हो रहा है। और यदि ये वाला जो घूम रहा है ना, ये इसे बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। हम कितना तेज दे दे इसको कि पूरा अर्थ घूम के आके यहीं पे आए, ऐसे घूमने लगे, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऑर्बिटल का सेंस है तो सर्कुलर पाथ रहे, नहीं तो इलिप्टिकल पाथ हो जाता ना, इलिप्टिकल वेलोसिटी इलिप्टिकल पाथ हो जाएगा, राइट। ये समझ में आ रहा है? अच्छा ये तो पता चला था शायद आप लोगों को ना, पहले ही शायद। इसमें फिर से वही बात हो रही है, किसी टावर से यदि आप फेंकेंगे, ये देखो किसी चीज से फेंकोगे तो ये कैसा पाथ ट्रेस करने वाला था,
इलिप्स। क्या करने वाला था? लेकिन अफसोस कि बीच में अर्थ सरफेस आ गया होगा, लड़ गया होगा। इमेजिन कर पा रहे क्या हो रहा है? यदि रियली में यहां पर एक पाइपलाइन बिछा देते, यह है, यहीं पे पाइप ऐसे करके अर्थ के सेंटर से नीचे से यही वाला पाथ पे पाइप बिछा देते, जानते हैं क्या हो रहा होता? ऐसे फेंकते और जाके उसी में घुस जाता है यहाँ पर, और ऐसे घूम के आता फॉर ऑल टाइम टू कम घूमता रहता। किस पाथ पर? इलिप्टिकल पाथ है। समझ में आ रहा है? लेकिन हम लोग की प्रैक्टिकल लाइफ में क्योंकि टनल बनाए नहीं है तो जाके लड़ जाता है। थोड़ा और दूरी से फेंकते तो आगे यहाँ पे लड़ जाता, थोड़ा बड़ा पाथ बना के घूमता। लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से फेंक दोगे तो ये घूमने लगेगा और सरफेस से करीब। अभी भी इलिप्स है, देखो दूर, यहाँ पे दूर है, देखो दूर है, यहाँ पे पास में है, देखो यहाँ पर। लेकिन थोड़ा और दूर से फेंकोगे तो पास में एक ऐसा समय सर्कल होगा। कैसा होगा ये? इस सर्कल वाले को ही ऑर्बिटल कहने लगते हैं। और थोड़ा और तेज फेंक दोगे तो फिर से इलिप्स होने लगेगा। और फिर थोड़ा और बढ़ाते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर आएगा नहीं, चला जाएगा हमेशा के लिए पैराबोलिक पाथ बनाकर। और थोड़ा और तेज फेंक दोगे तो ऑब्वियसली जब पिछली बार नहीं आया था उसमें और तेज कर दिए तो नहीं आएगा। लेकिन पैराबोलिक नहीं होगा, हाइपरबोलिक होगा। क्लियर हो गया? तो मतलब ऐसे छोड़ेंगे तो कैसा पाथ होगा? स्ट्रेट लाइन करते हैं। ऐसे छोड़ दो तो ऐसे कर दो तो इलिप्टिकल। तो पैराबोला देखो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। जो तो लोग पैराबोला जानते हो उसके लिए कंसीडरेशन जानते हैं क्या है? अर्थ का रोटेशन छोड़े हुए हैं हम लोग, फ्लैट छोड़े हुए हैं, एयर रेजिस्टेंस छोड़े हुए हैं, सब छोड़े हैं तब पैराबोला बोलते हैं। जी को कांस्टेंट माने हैं। क्या माने हैं? जी कांस्टेंट माने हैं, अर्थ को फ्लैट माने हैं और एयर रेजिस्टेंस इग्नोर किए हैं और इतनी वेलोसिटी नहीं माने हैं कि हाँ घूम क्या है, थोड़ा सा फेंके हैं, तब वो क्या मानते हैं? पैराबोला। तो पूर्वाग्रह से ग्रसित मत रहो। वो अगर पढ़े वो सही है लेकिन उसमें कंसीडरेशन है। और अच्छा बोला अर्थ रोटेशन नहीं माने है ना? है सो तो ऐसे फेंकेंगे तो अच्छा ये बड़ा दिक्कत होगा ना कि ऐसे फेंकेंगे तो क्या माना जाए ना? अब तो दिक्कत होगा आपको लग रहा है नहीं? तो दिक्कत क्या है कि छत से फेंक दिया और जनरली ना ऐसे फेंक दिए, एक आदमी फेंका है तो बताइए पाथ कैसा होगा? तो क्या बोलोगे? इलिप्स बोलोगे कि पैराबोला बोलोगे? पैराबोला। तो ये में से है क्या? सच तो है कि इलिप्स भी नहीं है क्योंकि सन के अराउंड भी अर्थ घूम रही है ना, तो वो वाला कुछ लेना होगा। इसका है तो इलिप्स नहीं। तो सोचो कि कितना चीजें रिलेटिव है नहीं? अच्छा ये बात समझ में आई कि सच में तो इलिप्स भी नहीं है वो, क्योंकि इलिप्स तो तब कर रहे थे जब अर्थ के रोटेशन को भी लो चाहे मत लो लेकिन अर्थ के लेवल पे ले रहे थे, पर अर्थ को सन के अराउंड घूमता हुआ नहीं मान रहे थे। वो भी ले लो तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसका मतलब सब बातें इलिप्स भी गड़बड़ लग रही है क्योंकि सच तो है कि इलिप्स नहीं है। तो ये सब बातें हैं कुछ ज्यादा हाई फाई हो रही हैं। लेकिन ये है कि जब कोई कहेगा कि फ्लोर से कहीं पे कोई फेंका है ऐसे, तो हम लोग ये मान के कोई फेंका है मतलब आपने फेंका होगा। इतना तेज तो नहीं फेंका होगा कि वो लंबा सा सर्कुलर पाथ बनाया, चाहे कोई इलिप्टिकल वाला कंसीडरेशन ले लें ना। तो बहुत कम वेलोसिटी के लिए पैराबोला, थोड़ा ज्यादा के लिए इलिप्स, थोड़ा और ज्यादा के लिए सर्कुलर, फिर थोड़ा और ज्यादा के लिए फिर इलिप्स। इंपॉर्टेंट है। फिर सुनो, छोड़ दे तो अच्छा ये मैं मान के चला कि अर्थ रोटेशन वाली ले रहा हूं ना, अर्थ रोटेशन नहीं है, नहीं दिक्कत हो जाएगी। छोड़ दो तो ऐसे कितना होगा वो। तो अर्थ रोटेशन को इग्नोर कर रहा हूं तो छोड़ूंगा तो हां ऐसे फेंकूंगा तो पैराबोला, धीरे से फेंकूंगा। मैं फेंकूंगा तो बहुत हाई बुलेट, बहुत ज्यादा स्पीड से फेंकूंगा तो इलिप्स, और ज्यादा बढ़ाऊंगा तो इलिप्स, और ज्यादा बढ़ाऊंगा इलिप्स। एक समय ऐसा आएगा सर्कुलर, अब फिर बढ़ाऊंगा तो फिर इलिप्स, फिर बढ़ाऊंगा तो इलिप्स, और बढ़ाऊंगा तो इलिप्स, और बढ़ाऊंगा तो इलिप्स। एक समय ऐसा आएगा कि पैराबोला बना के इसके वेलोसिटी पैराबोला होता है। अब फिर और बढ़ाऊंगा तो हाइपरबोला।
रहा हूं? अरे यार लगा कठिन बना दिया, तो चेहरे से लग रहा है। मास फैक्ट्स मतलब इस साइंस के लिए आप लोग अब ऐसे आ सकता है तो मून, अरे मार्स, ये मैं साइज का ऑर्डर दिखा रहा हूँ क्योंकि इस तरह के साइज हैं और मार्स मिशन और मार्स की खूब बात होती है, मूवीज भी बन चुकी है, खूब यहाँ पे हंगामा भी हुआ कि बहुत कम पैसे में हमने ये किया, लॉन्च किया, फलाना किया, ढमकाना किया, बहुत है। ये देखिए कि अब तो मार जाके उसे भूल जाएंगे अपने चेक, मतलब 6 टाइम्स उसके साइज का 6 टाइम्स है, इसमें आ सकते हैं। ये मैं उसके लिए बताऊं कितना बड़ा छोटा सब है कंपैरिजन में। तो अच्छा देखने में जैसे बॉल टाइप का है, पटाख का बॉल, ये क्या है मालूम है ना, ये है। अच्छा ये देखो एक और कंफ्यूजन है, रॉकेट वाली थ्योरी यूज करके इसके वेलोसिटी नहीं होती। अब हम लोग अगला ही मोमेंट है जब इसके वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं। इसके वेलोसिटी का मतलब है मिनिमम वेलोसिटी थ्रू व्हिच एनीथिंग इज थ्रोन फ्रॉम सरफेस टू एस्केप फ्रॉम फील्ड ऑफ द सरफेस ना, मिनिमम वेलोसिटी, थ्रोन वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये कि रॉकेट में पीछे से मटेरियल ऐसे निकलता रहे, उसे अब थ्रस्ट मिलता रहे, वो जाता रहे और हमेशा के लिए चला जाए, ये नहीं यहीं से फेंक दो तभी लौट के ना आए। दोनों में अंतर है ना, बीच बीच में एनर्जी मिलती रहे, वो जाता रहे, तो फोटो में तो यही लग रहा है, उसको एनर्जी मिल रही होगी, एग्जॉस्टिव मटेरियल, कंबस्टाइल मटेरियल निकल रहे होंगे, उसे अब थ्रस्ट मिलता रहा, वो जा रहा है, वो इससे वेलोसिटी नहीं होता। इससे वेलोसिटी क्या होता है, यहीं से पत्थर फेंक दो और फिर लौट के उसे, और मिनिमम वेलोसिटी तो उसे क्या कहेंगे, एस्केप वेलोसिटी। और उससे ज्यादा वेलोसिटी तो भी नहीं आया, मतलब कुछ फेंके 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंके नहीं आया, तो ज्यादा स्पीड होता है इसमें थोड़ी क्या जाएगा, तभी नहीं आया। लेकिन इसके वेलोसिटी कैसे डिफाइन है, मिनिमम वेलोसिटी ना। ये मैं आपको माइल्स पर आवर में है ना, और ये स्पीड अलग अलग क्यों दिख रही है, रीजन वही, जो वैल्यूज आएंगी उसके कैलकुलेशन में मास और रेडियस का, वो तो अलग अलग है ना, प्लैनेट्स ना, तो अलग अलग है, तो अलग अलग वैल्यू है। ये कंपैरिजन है, स्पीड से आप देख सकते हैं कि किसमें ज्यादा इसकी जरूरत है। किसी का मास ज्यादा है तो ज्यादा इसके वेलोसिटी कोई जरूरी, क्योंकि उसके रेडियस पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मास और रेडियस पे। तो ये ऑर्डर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा, सबसे ज्यादा किसका है यार, है सैटर्न का, किसका, अरे तुम लोग देख कैसे इतना तेज हुआ ये, मैं जब लेकर तो कहीं नहीं देखा था। इसका मतलब आप लोग की आंखों की टेस्टिंग हो गई, सही है, ठीक है। चश्मा वाला नहीं देख पाएंगे, झूठ मत बोलो, देखिए तो जुपिटर का सबसे ज्यादा है, सैटर्न का ये आपका ये रिकॉर्ड रहेगा, आप इसको देख भी सकते हैं। अगला देखो, क्योंकि ये थोड़ा माइल्स पर आवर है तो थोड़ा कम आइडिया लग रहा होगा, तो ज्यादा अच्छा है कि किलोमीटर पर आवर, तो आप लोग कम दिख रहा होगा, इसमें किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर पर सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और इसी तरीके का बात वही है जो अभी देखे थे, ऊपर में देखे हुए सब दिख रहा होगा, पढ़ पा रहे थे, इसमें नहीं दिख रहा होगा, पर अर्थ वाले पे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, और इसी तरह किलोमीटर पर सेकंड में सबका लिखा हुआ है, राइट। अच्छा ये निकालते कैसे हैं, कि तो लगे जा ही नहीं रहा है, खींचा ही नहीं रहा है। क्या इसका मतलब समझ आता है आपको, इसका मतलब ये है, लग रहा है उसके हिसाब किताब से कि यदि उस पे आप
आपको भेज दिया जाए ना, या वहां पे कोई लाइट होगी तो कूद जाएगा कि नहीं आएंगे आप? गए क्यों? कूदने से चले जाएंगे तो बच के रहना, उससे कूदना नहीं है कहीं भी। असला ये भी नहीं कि कुछ पकड़ के रुक भी जाओगे, गए तो गए, कोई रुके नहीं है आपको। इसका तो जरूर वहां पे इन्वायरमेंट भी नहीं होगा। जैसे मून के पास, मून की इसके वेलोसिटी बहुत कम है, इतनी इसके वेलोसिटी कम है कि नॉर्मल टेम्परेचर जो मून के सरफेस का है वो टेम्परेचर सफिशिएंट होता है गैसियस मॉलिक्यूल के लिए कि उसके वेलोसिटी ज्यादा हो जाए तो चला जाता है वो। तो मून पे एटमॉस्फेयर ना होने का रीजन चल गया क्या? एयर और एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, तो गैस की बात हो रही है। गैस का 3/2 kT होता है, हैं? वो 3/2 kT, where T is what? Kelvin temperature मून का। तो 3/2 kT is greater than इसके वेलोसिटी 3/2 kT is greater than, तो कोई वहां पर रहेगा कि भाग जाएगा? भाई टेम्परेचर से उसका जितनी वेलोसिटी है उतना इसके करने के लिए सफिशिएंट है, तो रहेंगे सब वहां पर, भाग गए। ये जानते थे क्या आप लोग? नहीं जानते ना? चलो बात बहुत बड़ी चीज जान गए। तुम लोगों का सौभाग्य है कि मेरे से पढ़ रहे हो, पिछले जन्म में कोई बड़ा पुण्य किए हुए। ये देखिए, अर्थ से आप कुछ फेंकेंगे तो माना जाता है कि आप एग्जैक्टली वर्टिकल, थोड़ा मुश्किल होता है तो कंट्रोल करते हैं ना डिवाइस से। तो आप फेंकेंगे तो मुड़ के कहीं न कहीं से आ जाएगा, और तेज फेंकेंगे तो मुड़ के कहीं न कहीं फिर आ जाएगा। लेकिन आप इतना फेंक दें कि फिर कभी ना आए, उसे क्या कहते हैं? स्केल डिफरेंस। इसको कैलकुलेट कर देता हूं ना, ये देखो पहले मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालते हैं और फिर इसके वेलोसिटी, दोनों देखो कैसे छोड़, और एक एक लाइन लिखोगे आंसर आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद देखो, मैं हमें याद नहीं आ रहा है कि रेडियस के साथ v का क्या हो रहा होगा जो वहां पे घूम रहा होगा, तो अभी हमको खुद ही नहीं याद आ रहा है। तो देखते हैं कैसे बदलाव है ना। फिर उसके बाद केपलर लॉ की बात होगी, और ये चैप्टर होगा। तो देखो, तो ये अर्थ है, अर्थ है कोई प्लैनेट है और ये कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, राइट? कैसे घूम रहा है? सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सैटेलाइट है, तो बताओ इस पे फोर्स लग रहा होगा, मास इसका m है, इसका एक कैपिटल M है, राइट? और यहां से दूरी कितनी है इसकी? r, और इसकी दूरी कितनी है? r। तो हमको इससे फिलहाल मतलब नहीं है, r से हमको इससे मतलब। जल्दी से बताओ इस पे फोर्स कितना लग रहा है? मैं लिख क्या रहा हूं वो देखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ बताओ, ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए निकालने जा रहा हूं, मतलब इतना छोटा सा रिलेशन है कि सफिशिएंट हो जाएगा उतना ही। मैं क्या लिख रहा हूं देखो, a बराबर a लिख रहा हूं देखो, और वो भी रेडियल लिख रहा हूं ना, सेंटीमीटर का हो रेडियल का हो, पहले की बात है। जल्दी से बताओ फोर्स की जगह क्या लिखूं? मैं तो कहता याद मत करना इसको, याद रहेगा ये अलग बात है, लिख भी सकते हो कुछ और बातचीत करने के लिए। G m r स्क्वायर बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक लिखा हूं देखो तो, m v ऑर्बिटल इज व्हाट? बताओ, अंडर रूट gm/r लिख लो। ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये, इसका मतलब ज्यादा दूरी पर वेलोसिटी कम होती है, ज्यादा दूरी पर जो सैटेलाइट होगा उसकी वेलोसिटी कम होती है। बता रहे हैं हमको खुद ही नहीं याद है कि कैसे बदलेगा ये। तो आप सोचिए कितना छोटा है, तो आप लोग इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को रटते होंगे, याद रहेगा, अच्छी बात है, लेकिन ये जानना भी चाहिए एक लाइन करेंगे, और इसलिए जानना चाहिए कि कुछ और बात हो तो आप उसको कर पाए।
लिखिए। हाँ, अब इसके वेलोसिटी वैसे तुम लोगों को याद रखना चाहिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, याद भी रख सकते हो। ज्यादा वेलोसिटी है, जैसे आपको याद है, मान लीजिए कि अंडर gm by r है ना, g is gravitational constant, m is mass of earth। अच्छा, एक नोटिस किया आप लोग, ऑर्बिटल वेलोसिटी में सैटेलाइट का मास नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इस पे क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत बढ़िया। यदि कोई कहा है कि 2 सैटेलाइट है, एक हैवियर है एक लाइटर है ना, और r रेडियस में ही दोनों को फिक्स करना है ताकि रिवॉल्व करे, तो किसको वेलोसिटी ज्यादा देना पड़ेगा? तो इसका आंसर है सेम देना। क्या आंसर है? सेम देना। सैटेलाइट के मास पे डिपेंड, क्योंकि वो क्या हो चुका है? कैंसिल। ये इंपॉर्टेंट है, एक तो ये पॉइंट जो आपको जानना था। सो अंडर gm by r, तो इसके वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा से देखो कितना होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखते हैं ना, तो देखो तो यहाँ से कोई चीज इधर फेंक दो इधर फेंक दो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ थ्रोइंग दिस ऑब्जेक्ट, फर्क नहीं पड़ता, वो लौट के आना नहीं चाहिए। उसे क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां तक एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। हाँ, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, वो फोर्स से कैलकुलेट किए, वो फोर्स से किए, और इसको करने जा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन से, लौट के नहीं आएगा। और नोटिस करने वाला पॉइंट है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन ऑफ मोशन पे, डायरेक्शन ऑफ थ्रोन वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, आपके कोर्स में तो जहां देखे वही मिल जाता है, और हर चैप्टर में मिल जाएगा। तो इनिशियल वैल्यू कहां है बताओ? अर्थ सरफेस पे ना, इनिशियल वैल्यू कहां है? और फाइनल वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। जहां पे पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, क्योंकि मिनिमम बताना है। क्या बताना है? जल्दी से देखो इसके वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करिए। बल्कि इसके वेलोसिटी की जगह, ये तो किसी प्लैनेट के सही है, इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ ना, तब उसमें अर्थ यूज करेंगे, प्लैनेट तो प्लैनेट यूज करेंगे, स्टार तो स्टार यूज करेंगे। सो व्हाट इज इसके वेलोसिटी? मिनिमम वेलोसिटी with which any object is thrown from Earth's surface. Minimum velocity with which any object is thrown from Earth's surface to escape from field of Earth. To escape, जानबूझ के escape वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका नाम भी escape velocity है ना, escape। तो आप सोच सकते हैं कि escape नाम क्यों पड़ा, escape velocity नाम क्यों पड़ा इसका? तो to escape from field of Earth, तो बताओ फील्ड कहां तक है इसका अर्थ का? इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब कहां जाना होगा? इनफाइनाइट के बाहर, इनफाइनाइट ना। तो ये बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वाला, उससे ज्यादा पे भी चला जाएगा वो। अच्छा, उससे ज्यादा पे क्या होगा? उससे ज्यादा पे होगा, चला भी जाएगा और साथ में वहां पे वेलोसिटी भी होगी इनफाइनाइट पर, और इस पे चला भी जाएगा इनफाइनाइट तक और वेलोसिटी नहीं होगी। क्लियर? दोनों में अंतर समझ में आया? ज्यादा स्पीड तो वेलोसिटी होगी, भाग रहा होगा इनफाइनाइट पे भी, और मिनिमम पे तो रखते हैं ना। इनिशियल फाइनल जानना बहुत जरूरी है, बच्चों को बहुत दिक्कत है। आपको डिफाइन करना हो कि भाई मेरे लिए ये इनिशियल है, फाइनल लिख दो, और कहीं भी स्प्रिंग में, वर्क एनर्जी, पावर में, कहीं भी सही है। जल्दी से बताओ, ग्रेविटेशनल एनर्जी बताओ। ठीक लिखा हो देखो। अच्छा, एक और क्वेश्चन क्या बनता है जानते हैं कैसे? कि एक टावर है
अर्थ के रेडियस का टावर है, या अर्थ के सरफेस से r ऊंचाई पर है आप, और कितने से फेंके कि तो वहां से कितना एस्केप वेलोसिटी है ना, तो यहां जाते करेंगे 2r रखेंगे भाई, सेंटर से दूरी है ना। अभी फिलहाल सरफेस वाला निकालता हूं मैं, अंतर है, ध्यान रखना इसका। तो अभी कहां से निकालता हूं, मेरे लिए भी कहां से फेंकना है, तो बताओ पोटेंशियल लिखने आता है ना, माइनस ना, अब प्लस स्टैटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल डी होता है। एक कनेक्ट समझ में आया तुम लोगों को, और काइनेटिक होता आंसर आ गया, करो हो गया, यही करना है। आपको VE मिलेगा, जिसकी अभी तक बात हुई थी, बहुत सारा फोटो दिखाया, उसकी वैल्यू है 2gm/r। किसी की वैल्यू कितनी आती है बताओ, इसकी वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या आती है इसकी, नोटिस करो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर है पर आवर अक्सर होता है, यहाँ पे सेकेंड है, बहुत हाई स्पीड है इसको, ये मत लेना, ये मत सोचना कि ये तो बहुत कम है हम ही फेंक देंगे, पहले को लग सकता है ये तो बहुत कम है। अभी तक ऐसी मशीन नहीं बनी आज तक अर्थ पे अभी जो इतने से फेंक दे, अब तुम फेंक दोगे ना, क्या कंफ्यूजन हो सकता है इसको सोचने में, एक तो मीटर नहीं है किलोमीटर है, और वहां पे आवर नहीं है सेकेंड है, दोनों कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आप कितना फेंकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड फेंकते हैं मतलब क्या, और किसकी बात करेंगे, 20-30 मीटर पर सेकंड फेंकते हैं ये सब चल गए। तो अरे सबसे हाई स्पीड किसकी थी जो फेंकने उड़ने की, वो भी बॉलिंग वाली 160 150 सॉरी गुप्ता 160 ना, सो समथिंग किलोमीटर पर आवर, हाँ वो 1 किलोमीटर पर आवर ना, पर आवर ना, आप लोग ये समझ में आया। तो जो वैल्यू हम लोग देखे थे उसमें फोटो में की अलग अलग है, तो बताओ उसमें क्या क्या डिपेंड करता है, देखो तो जरा तुम लोग क्या रेडियस को बता दोगे क्या है, अरे दो चीज है भाई इसमें, मास और रेडियस दो है, यदि कोई ये आपसे कह दे, ऐसे देख लो, अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन सुन लो, दो प्लैनेट है, बड़े प्लैनेट का रेडियस छोटे प्लैनेट से 2 गुना है, पर मास आधा है, मास क्या है, तो बताइए सरफेस से इसके वेलोसिटी किसकी ज्यादा कम और कितनी, सेम, बड़े वाले प्लैनेट का रेडियस 2 गुना है पर मास आधा है, रेडियस 2 गुना है पर मास आधा है, तो जो इसके वेलोसिटी है वो आधा हो जाएगा। तो तुम सोचे कि उल्टा दे दिया गया तो लग रहा है कैंसिल हो, कई बार ऐसे भी सोचते हैं, सोचते हैं कि अच्छा कैंसिल हो गया होगा, हाँ हो ना हो बराबर है। अच्छा मान लो एक बड़ा प्लेनेट है, एक छोटा प्लेनेट है, बड़े प्लेनेट का जितना, बड़े प्लेनेट का रेडियस छोटे से 2 गुना है और मास भी 2 गुना है ना, रेडियस भी 2 गुना है और मास भी 2 गुना है, तो उसके सरफेस से जब फेंका गया था कि लोड के ना आया था, इसके वेलोसिटी बराबर होगी, बड़े वाले प्लेन की ज्यादा होगी, छोटे वाले की ज्यादा होगी, कुछ कह नहीं सकते। हाँ तो अभी ना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, तो जरूरी है कि हम ये जाने और ये समझें कि दोनों पे डिपेंड करता है। और क्वेश्चन कैसे सबको पता है, ऐसे डेंसिटी दोनों की सेम है पर 2 गुना रेडियस का है, आप बता देंगे आप लोग, 2 प्लैनेट है,
डेंसिटी दोनों का सेम है पर दोगुना रेडियस है बड़े वाले का, तो बताना इसके वेलोसिटी सरफेस से फेंकने वाली बात हो रही है। कहां पे बड़े वाले प्लैनेट की ज्यादा होगी कि छोटे वाले की ज्यादा होगी कि दोनों की बराबर होगी, कह नहीं सकते। जल्दी निकालो, सोचो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जल्दी का बोल तो रहा हूं दोगुना है, बड़े वाले पे ज्यादा कितना ज्यादा है? सोचो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। मतलब केवल ये वाला क्वेश्चन ये नहीं होता कि आप रख ले 11.2 इसके वेलोसिटी दे सकता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जानते हैं यहाँ पे क्या लिखोगे, आंसर आ जाएगा भाई। यहाँ पर तुम क्या लिख दो, नीचे तो रेडियस है ही, मास को लिख दो ना 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो। कोई दिक्कत आप लोगों को? देखिए हो गया, लिख लो ले जाके। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों से नहीं होते हैं क्वेश्चन। तो ऐसे हमको लगता है कि क्वेश्चन आसान, अजीब से क्वेश्चन ना बहुत कम संख्या होती है और वो भी बहुत कम एग्जाम में आते हैं। मतलब मैं कहूं कि अजीब से क्वेश्चन पिछले वाले एग्जाम में आएंगे तो नहीं आए, अजीब से तो नहीं आए, आए होंगे कभी, तो पहले तो बहुत कम एग्जाम में आते हैं और जिस एग्जाम में आते हैं उसमें भी संख्या एक दो होती है बस, बाकी हम लोग कि किया जा सकता है, बच्चे कर नहीं पाते। अब इसे भी नहीं करेंगे, पता नहीं क्या दे दिया था, समझ ही नहीं आया। अब तुम मास नहीं लिख पा रहे हो, बताओ रो के टर्म में रो सेम है, तो यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो गया, रो सेम है बाकी तो सेम है, तो यहाँ पे ऊपर आर स्क्वायर हो जाएगा हैं, तो इसका मतलब यही होना कि जिसका आर ज्यादा उसका इसके वेलोसिटी ज्यादा, यही हुआ ना। यदि रो सेम है तो क्या कहा जाएगा, जिसका आर ज्यादा इसके वेलोसिटी ज्यादा, वो भी आर स्क्वायर तो बाहर भी ले लो और बढ़िया, प्रोपोर्शनल टू आर होगा। मतलब लिख लो फॉर सेम रो कन्फर्म सरफेस VE is proportional to R और सेम रो के साथ इसके वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू R होता है और सरफेस है, तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आ रहा है। तो और रो को बदल के भी पूछ सकता था, कहता था कि बड़े वाले का हेलो 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 खत्म हो गया, जल्दी करो हेलो। नहीं कैप्लस लो अगले क्लास में पढ़ेंगे, एक ही चैप्टर बचा। घबराना नहीं है, तुम लोग ओवरलोड ना हो जाए। अरे अपना रिवीजन करो, तुम लोग के साथ बहुत जानते हैं कि ये जो सोच रहे हैं ना अपने आप, जो सोच रहे हैं जो नहीं आ रहे हैं उनके चांस बहुत कम है सिलेक्शन के। यदि हो भी जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आना सही था, इसका मतलब ये है कि वो आए होते तो और अच्छा किए होते। यदि किसी का हो जाए तो पहले तो बड़ा मुश्किल है होना। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से जो नहीं आ रहा है कोनो को नहीं आता है, बहुत सारी चीजें झूठे ही नहीं आ रहे, अपना दिमाग लगा रहे। तो और मैं कई बार बताया भी यार कि तैयारी हम भी की हैं, हम तो एक ही क्लास नहीं छोड़े, बात तक एक भी नहीं छोड़े और बहुत करीब तक चलता रहा। हम लोग कि 10 ही दिन मिला था क्या, हम लोग 10 दिन 10-15 दिन, अभी तो तुम लोग ज्यादा होगा, कितना 1 महीना हुआ, 1 महीना ज्यादा ही। कितने गोबर है सब, कुछ भी चल रहा है बैटरी। तो आराम से अपना तैयारी रिवीजन करवाते रहो, क्या दिक्कत है। तुम लोग खराब लग रहा है, कुछ चेंज भी तो चाहिए। तुम लोग धीरे धीरे टेंशन हो रहा होगा क्या होगा क्या होगा, तुम लोग सोचने से क्या होगा अच्छा हो जाएगा, मत सोचो। थोड़ा लॉजिकल बनो हैं। तो चलिए कैलकुलस लो अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो डेंसिटी का मैं वेरिएशन दे सकता था, मैं कहता कि डेंसिटी ऐसे से इतना गुना ऐसे करना कर लेते हैं। अच्छा वो याद है ना, यहाँ से स्केल वेलोसिटी अलग, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, यहाँ पे r रखे थे ना, कर दूंगा 2r से, बताइए क्या करोगे, 2 यहाँ 2r रखोगे ना यहाँ पर हैं। अच्छा इधर 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे 2r रखोगे, क्लियर हो रहा है। इसका क्या रखना, और डायरेक्शन से मतलब नहीं इंपॉर्टेंट है, मतलब आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से यहां से फेंकिए और इधर फेंकिए रेडियली
अर्थ रेडियली आउटवर्ड, ऐसा आता है 60 डिग्री पे फेंकिए, फर्क पड़ता सेम होगा, वो चला जाएगा। हाँ, रेडियली आउटवर्ड फेंकोगे तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और ऐसे फेंकोगे तो पैराबोला। अभी तो बताया था जी, तो यही वाला इसके वेलोसिटी पैराबोला। ऐसे ज्यादा से फेंकेंगे तो हाइपरबोला, अब कम फेंक देंगे तो इससे एलिप्स, से कम फेंक देंगे तो एलिप्स। कोई दिक्कत? तो चलिए अभी देखते हैं एक दो और फोटो का, उसी बात कर लेते हैं। ये सर्कुलर जो पाथ बनाए थे ऑर्बिटल वेलोसिटी के नाम पर, उसमें सैटेलाइट में एक बहुत पॉपुलर नाम है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। क्या नाम है? और फार्मूला कौन सा लगा होगा? वही वाला अंडर जीएम बाई आर वाला। कौन सा वाला? अंडर जीएम बाई, उसमें देखो अंडर जीएम बाई आर में छोटा आर है, देखो यही वाला छोटा आर है, ये वाला दूरी ना। यदि मैं कहूंगा कि सैटेलाइट अर्थ के बहुत करीब इक्वेटर पे घूम रही है, बहुत करीब, बहुत करीब मतलब आपके कुल दीवार मकान तोड़ जा रही है, टावर टूवर्ड्स, तो बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। उसका आंसर है अंडर जीएम बाई कैपिटल आर, अर्थ वाला। अरे भैया वही ना ले रहे हो करीब वाला, तो ये पॉइंट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसे कहते हैं, और ये क्यों इतना पॉपुलर है? क्योंकि जितना भी मोबाइल टेलीविजन को यूज कर रहे हैं वो सब अपने देश के एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। नोटिस करोगे ना तो ये देखो, ये जो कौन सा वाला अमेरिका है, साउथ अमेरिका ना, कौन सा वाला? ये देखो आ रहा है, ये साउथ अमेरिका है ना, ये तो नॉर्थ वाला है। तो उसके जो देश होंगे जिसके साथ में हमेशा रह रहा है ये, इसका मतलब कि अर्थ कितने देर में घूम जाती है? हाँ, 24 घंटे में। तो उसका भी टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 24 घंटे। कोई दिक्कत? यदि अर्थ घूम जाती है 24 घंटे में और ये धीरे धीरे घूमे तो गड़बड़ हो जाएगा, उसके ऊपर थोड़ी रहेगा। मतलब अर्थ के किसी पोजीशन के रिस्पेक्ट में, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में दिखे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स ना। तो जियोस्टेशनरी मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में सैटेलाइट रेस्ट में रहे। ये तभी संभव है जब अर्थ का 24 घंटा है रोटेशन का अपना एक्सिस के अबाउट, तो उसका भी कितना हो? 24 घंटा ना, उसका भी कितना हो? 24 घंटा। दूर होगा तो टाइम पीरियड अब कितना होगा? वो केपलर्स लॉ में देखेंगे। पास होगा तो अलग होगा। तो देखिए कि आखिर कैसा अलग होगा। पिछड़ जाएगा अर्थ के साथ, अर्थ के साथ रहेगा कि अर्थ से पिछड़ जाएगा कि अर्थ से आगे चला जाएगा ना। ये अगले क्लास में हम लोग देखेंगे केपलर्स लॉ वाले में। फिलहाल जियोस्टेशनरी समझ में आया? और जानते हो कितनी दूरी होती है अर्थ सरफेस से? अच्छा, सारे देश यूज करते हैं उसी का, मोबाइल, टेलीविजन, रेडियो, ये सब चल रहा है उसी पर। तुम लोग यदि मैं फोन मिलाऊंगा तो तुम लोग लग रहा है यहाँ से सच तुम्हारे पास जाता होगा, ये जाता है वहां, कहां पे जाता है? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट पर, और फिर वहां से फिर आपके पास। क्लियर हुआ? और एक्सचेंज वाला भी कंट्रोल करते होंगे, वहां से जाता होगा वो वाला, फिर वहां से थ्रो करते, फिर वहां से फिर रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ लेकिन मैं किया तो उसके पास चला गया, ऐसे नहीं होता ना। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट सबका अपना अपना है, सभी देशों का। जिनके पास नहीं है उनके पास ये नेटवर्क, ये सब चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से सब यूज नहीं हो पाते, जो कम्युनिकेशन वाला है एक दूसरे के लिए, वो इंटरनेट हो चाहे रेडियो हो। रेडियो में भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं सर, बहुत बड़े बड़े वेवलेंथ के, किलोमीटर वाले। तो बहुत अच्छा 240 मिलीसेकंड में समझ आता है, मतलब सट से जाना आना, सट से पटाख से गया और आया कितने सेकंड में? जो 250 मिलीसेकंड में ये दोनों प्रोसेस होता है, जाना आना। तो ये मत सोचना कि बड़े आराम से जाता है वो, मतलब आराम से जाता है उतना दूर। तो कितना दूर है ये पता है आपको? यहां से सरफेस से कितना दूर है? ये है 35,786 किलोमीटर है, जिसको नियरली हम लोग कैसे याद करते हैं? 36,000 किलोमीटर।
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इंफॉर्मेशन लिख भी सकते हो। और यहां से कितना दूर होगा तो जोड़ लेना। क्यों? यहां से कितना होगा, ये वैल्यू कितना होगा, जोड़ लो यार, जोड़ने आता है तुमको? नहीं आता है? 6400 6 42,000 किलोमीटर। तो अर्थ के सेंटर से कितना, लगभग 42,000 किलोमीटर दूर सैटेलाइट है। सोचिए कितना दूर है सर। इसको जो यूज करते हैं आप मोबाइल और टेलीविजन और जो देखते हैं कहीं और मैच होता है तो आपके पास आता है। कितना टाइम लगा होता है प्रोसेसिंग में, मालूम है आप लोगों को? साउथ अफ्रीका में कोई मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच वर्ल्ड का, तो आपके पास आते आते ये जो प्रोसेसिंग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आना जाना जो टेलीकास्टिंग होती है और जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, जो थ्रो करते हैं फिर एक जगह से ताकि इंडिया में जाए, 6 सेकंड का लैग होता है ना, 6 सेकंड, 5 to 6 सेकंड्स लैग होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब हो रहा होगा तो वहां पे मार्क दिया होगा तो कितने देर बाद आपको पता चलता है, यहाँ पर 6 सेकंड बाद वो मारा छक्का। ये मालूम था इंफॉर्मेशन आप लोगों को? जानते थे? किधर जानते थे? हम लोग कुछ झूठ बोलते हैं क्या? हाँ? आलोक से बताया था। अच्छा ये सरफेस से डिस्टेंस कम रखे तो क्या होगा? हाँ? सैटेलाइट का डिस्टेंस कम रखे सरफेस से कम दूरी रहे तो ये मतलब केपलर का हम देखेंगे वो जियो स्टेशनरी नहीं होगा, आपके देश से आगे दूसरे में जासूसी करना पड़ेगा, जासूसी करेंगे उससे। जो देश इतने हाइट पे नहीं रखते अपने 35,786 किलोमीटर ऊपर नहीं रखते, या तो कम रखते हैं या तो ज्यादा, तो क्या करते हैं वो जासूसी करते हैं सारे देशों का, क्योंकि वो वहीं पे रहेगा नहीं, वो आगे खिसक जाएगा, पीछे खिसक जाएगा और दूसरे देशों का भी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। कहा जाता है कि यूएसए अभी भी माना जाता है कि यूएसए जासूसी करता है, सैटेलाइट बहुत सारे छोड़ा हुआ है सबके ऊपर लगाया हुआ है अलग देशों पे। और जिस समय पोखरण परीक्षण हुआ था, एटॉमिक जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो माना जाता है कि उसको इंफॉर्मेशन लग गई थी, किसी तरह छुपा के किए हैं सब, तो अभी पता तो चल ही गया था बाद में, लेकिन ट्राई किए थे बिना बताए और कवर करके कि पता ना चले ये सब। माना जाता है कि कई बार ऐसे उनके टाइम में तो बहुत सारा एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम में तो लेकिन उनके लिए तो बड़ी नॉर्मल सी बात थी, वो सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। तो मतलब एक कुछ चीजें खराब हो जाती थी ना तो वो साइकिल से लेके भागते थे सब, बहुत सारे स्टाफ बम लेके साइकिल से भाग रहे हैं ऐसे कोई कंपोनेंट लेके सैटेलाइट भाग रहा है, सो जो डिवाइस जो वेपन है उसका कोई कंपोनेंट लेके भाग रहा है, बहुत मतलब सिक्योरिटी प्रॉब्लम है ना, तो बहुत हाई लेवल की, लेकिन ऐसे ही करते थे। आज के दिन में इतना वॉर और इनसिक्योरिटी आ गई है अक्रॉस द बॉर्डर की, ऐसे बताते हैं जैसे पाकिस्तान को मौका मिले खत्म कर दो इसको। तो ये आप लोगों में मैसेज भी है कि बहुत ही खूबसूरत लोग पाकिस्तान के लोग हैं हमारी आपकी तरह। ये जो आप लोगों को पढ़ने को मिलता है, कभी इस तरह मत सोचना कि पाकिस्तान के लोग खत्म हो जाएं, ये गलत है। वो लोग खत्म हो जाएं जो ये कर रहे हैं, और यहाँ के भी लोग खत्म हो जाएं वो नहीं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में बाउंड्री कैसा थी मालूम है, जो कंट्रीज के क्रॉस बाउंड्रीज हैं मालूम कैसे, जैसे बिहार में जाते हैं तो लिखता ना बिहार आपका स्वागत करता है, तो वैसे ही स्वीडन में, नॉर्वे में, जर्मनी में, फ्रांस में ऐसे ही है। कोई बाउंड्री नहीं, कोई कटीला तार नहीं, और कहीं पे भी एक ही वीजा में पूरा घूमिए, कहीं कुछ दिक्कत नहीं। मतलब जैसे हमारी स्टेट है वहां पर कंट्रीज है, कितना अच्छा होगा ना वो, यहाँ सब लड़ाई नहीं करते। चलिए तो फिर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट समझ में आया आप लोगों को? ये वैल्यू कहां से आई है? वही टाइम पीरियड, टाइम बराबर 2 पाई r by v, v निकाले थे और टाइम 24 घंटा रख देंगे तो रेडियस आ जाएगा ना, वही भी आया था ना, वेलोसिटी निकाले थे तो 2 पाई r by v, v को किस में रख दोगे r में, और टाइम कितना रखोगे 24 घंटा, तो r मिल गया। r कितना आएगा? r आएगा 42,000 किलोमीटर, और सरफेस से कितना जाएगा 6400 घटा लेना तो आएगा 36,000 किलोमीटर लगभग। इतना ऊंचाई पे जब कोई सैटेलाइट होता है, घूमता है ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ पर, तो
वो 24 घंटा में घूमता है। क्लियर? चलिए फिर आगे तो देखेंगे।